मान लो अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए तो क्या उनसे अपना जो चाइल्ड है वो साथ में मिलकर ठीक से संभल सकता है? आज यही क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग के सामने है, जब इसके अलग अलग मेंबर्स के बीच में काफी सारे फ्रिक्शंस हैं। 2017 में ये ग्रुपिंग रिवाइव हुई थी एज अ ग्रुप कंटेनिंग यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ताकि इंडो पैसिफिक में ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक इंश्योर कर सके। और सबसे मेन कंसर्न इसका एक्चुअली साउथ चाइना सी पर था। लेकिन 2018 में ही एक चाइनीज ऑफिशियल वांग यी ने साफ साफ बोल दिया कि ये ग्रुपिंग कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ सी फोम। समुद्र के ऊपर एक बुलबुला देखा है, उठता है और दोबारा खत्म हो जाता है। अब ये आखिर कहा क्यों जा रहा है? क्यों क्वाड्रिलेटरल को सिर्फ और सिर्फ एक टॉक शॉप कहा जाता है? क्यों आज भी टोक्यो में क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग ने जो भी चीजें कही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइना को या दुनिया को दिखाने के लिए हो सकती हैं? एक्चुअल में इन मेंबर्स के रिलेशनशिप आज के टाइम पीरियड के कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं क्या कहा गया है और इसके साथ साथ व्हाई इट्स जस्ट अ टॉक शॉप, और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगी कि इंडिया क्यों क्वाड के ऊपर कंप्लीटली रिलाय नहीं करता। रादर इंडिया को चाइना से अगर निपटना हो तो हमारी खुद की अपनी कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम ये सब करते हैं। अब ये आप देखो, ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न रहता है। अब यहां जैसा कि आप देख सकते हो पैरासेल आइलैंड्स हैं, इस तरफ स्कार्बोरो शोल है जो फिलीपींस के साथ डिस्प्यूटेड है, और यहां पर स्प्रैटली आइलैंड्स आते हैं। अब यहां क्वाड की मीटिंग आज जो टोक्यो में हुई ये कह रही है कि हमारा साफ साफ फोकस रहेगा साउथ चाइना सी पर। ठीक है भैया, यहां यूएस के भी एसेट्स रहे हैं, चाहे फिलीपींस हो या फिर ऊपर ताइवान ही देख लो या फिर उसके ऊपर साउथ कोरिया ही देख लो। तो यूएस के एसेट्स की वजह से भी यूएस का हमेशा यहां पर इंटरेस्ट बना रहता है। इनफैक्ट कोरिया पेनिनसुला जो है उसके जस्ट बाद नेबर में जापान आएगा, तो जापान का इंटरेस्ट तो रहेगा ही सही। साथ साथ ये मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात करें, अब नेचुरल सी बात है ये एरिया इंडिया के लिए मेन एरिया ऑफ कंसर्न नहीं रहेगा, चाहे जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के रहे। इंडिया के लिए मेन एरिया ऑफ कंसर्न हमेशा रहेगा इंडियन ओशन वाला पार्ट जो इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और कहीं ना कहीं इंडिया को प्लेकेट करने के लिए आज इन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा यहां पर जो फोकस रहेगा वो इंडियन ओशन रीजन पर भी एक्सपैंड करेगा, क्योंकि चाइनीज वहां भी एक्सपैंड कर रहे हैं जैसे हम आगे देखेंगे। और इसीलिए हम यहां पर इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं। ये अवेयरनेस का जो पूरा फ्रेमवर्क है 2022 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मेनली इनका यही मतलब था कि इंडिया के जितने एसेट्स हैं इंडो पैसिफिक में, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, उन सबको कोलैबोरेट करके साथ में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और जेम्स बॉन्ड टाइप यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन रखना इंडो पैसिफिक में, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, कि अगर कोई चाइनीज वेसल आता है तो आपको इमीडिएटली यहां पर पता चल जाए। अब इसमें इंडिया के एसेट्स बहुत है, इंडिया की कैपेबिलिटी भी बहुत है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट क्या ये क्वाड ग्रुपिंग द्वारा पॉसिबल है? ये एक एस्पेक्ट है। एंड देन दे आर ऑल्सो फोकसिंग अपॉन फ्री एंड ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो ये शुरुआत से कहते हैं कि हम सॉवरेनिटी पे फोकस करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं, अटेम्प्ट है ये बताने का कि हम डिफरेंट है और चाइना डिफरेंट है, इसलिए ऐसी चीजें कही जाती है। बट कभी भी इन्हें ऑन दी फेस ज्यादा सिंसियरली, सीरियसली इंटरनेशनल रिलेशंस में लिया नहीं जाता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हर कंट्री करती है और दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं अगर आप पावरफुल हो तो इंपैक्ट करते ही करते हो। हाँ, इंडिया की कुछ सॉफ्ट पावर और वो सारी चीजें अलग। तो यहाँ एक साउथ चाइना सी के मैप के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ टाइमलाइंस हैं। अगर आपको ये दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर चाइना और ताइवान के बारे में एक मेंशन है 1946 में, इन्होंने जब ताइवान बना भी नहीं था तब कुछ यहाँ पर बातचीत होने की कोशिश हुई थी। बाकी जितनी साउथ चाइना सी में अग्रीमेंट्स हुई हैं कंट्रीज के बीच में, उनमें कहीं पर भी चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है जो 9 डैश, इनके ये जो 9 डैशेस बने हुए हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू ये पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करते हैं, अनक्लॉज के रूल्स के अगेंस्ट जाके इसको पूरा का पूरा क्लेम करते हैं, खा जाना चाहते हैं और किसी के भी साथ अग्रीमेंट नहीं करना चाहते। रादर इसीलिए यहाँ पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे वुडी आइलैंड है,
इस टाइप के आइलैंड्स ये क्रिएट करते हैं, मिलिट्री आर्टिफिशियल आइलैंड्स, रेत लगा लगा कर समुद्र के अंदर, ताकि ये आइलैंड तो इनका हो गई, अब ये बोलेंगे कि ये हमारा आइलैंड है, इसके आसपास का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया भी हमारा है अनक्लॉज के हिसाब से, और ऐसे करते करते ये अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करते जाएंगे। सेम ये चीज स्कारबरो शोल में भी कर रहे हैं, अगर यहाँ पर पैरासेल में कर रहे हैं, और यहाँ पर स्प्रैटली आइलैंड्स में भी फिलीपींस को परेशान करके रखें कोस्ट गार्ड की एक्टिविटीज के थ्रू। लेकिन उसके पहले आप ये भी देख सकते हो, जैसा आप पीछे बोर्ड पर देख ही रहे हो, हमारे पास फाउंडेशन बैच है इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, और वो भी ऑफलाइन मोड में। तो आप इसे आकर ज्वाइन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो सेंटर्स को। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैचेस चलती हैं और आपको स्टार्ट से लेकर एडवांस तक पूरा सब कुछ कराया जाता है। और ऐसे यहाँ पर मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की क्लासेस चलती हैं, जिसपे आपको एक हेवी डिस्काउंट भी मिल रहा है, और क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है बाय द वे। साथ साथ आप देख लो, प्रयागराज में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। इनफैक्ट ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीएस के बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं है, बट करंट अफेयर्स भी है, सीसैट भी है, और ऐसे के भी अलग से सेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आपको इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज, चाहे प्रीलिम्स की चाहे मेंस की, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके साथ साथ आप मेंटरशिप पे भी अपने आप को एंगेज कर सकते हो इन्हीं कोर्सेज से। कुछ भी डाउट्स हो जाकर ऑफलाइन मोड में मेंटरशिप से पूछ लो, मेंटर से बात कर लो, डाउट्स रिजॉल्व कर लो। एजुकेटर्स के साथ भी इनफैक्ट रेगुलर इंटरेक्शंस रहते हैं, तो ये सब इन सारे कोर्सेज के लिए आप इंक्वायरी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां पर क्लिक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर कुछ फ्री कंटेंट चाहिए और ज्यादा हेल्प चाहिए, कुछ वीडियोस देखने हो, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अगेन जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो मिलिटराइजेशन बहुत धड़ल्ले से चल रहा है और कंटिन्यूअस है, दैट्स व्हाई क्वाड कंट्रीज डरी तो हुई हैं, लेकिन अगेन इनके खुद के बीच में कुछ कंसेंसस नहीं है। अब आ जाते हैं टोक्यो मीटिंग का आज का जो एजेंडा था कि इंडियन ओशन रीजन पर, साउथ एशिया वाले रीजन पर ये अपना फोकस यहाँ पर स्थापित करेंगे। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस होती कैसे? सबसे पहले ओशन के अलग अलग रीजन्स में आपके एसेट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आप, जितने भी रेड कलर के स्टार्स हैं, यहाँ हम्बनतोता है, यहाँ इस तरफ म्यांमार का क्यायूक्यू पोर्ट है, बांग्लादेश का एक पोर्ट है, यहाँ पाकिस्तान का एक पोर्ट है। ये सब चाइना के एफर्ट्स हैं मिलिटराइजेशन की तरफ। जैसे यहाँ पोर्ट को अक्वायर कर लेना, बाद में चाइना इस तरफ आजकल रिसर्च व्हीकल्स भेजता है। रिसर्च व्हीकल्स कुछ नहीं होता, बस वो एस्पियोनाज या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का एक जरिया होता है। ऐसे ही यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के ग्वादर पे कंट्रोल करना, जिससे कि रीफ्यूलिंग स्टेशन और इस टाइप की चीजें बना सके। सेम यहाँ पर म्यांमार में ऐसे एफर्ट्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हांगकांग वाला रीजन है, यहाँ पर भी ऐसे एसेट्स बिल्डअप किए गए हैं। उस दिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जिबूती में भी इस टाइप का एक एसेट बना हुआ है। अब इंडिया के जो एसेट्स हैं, इंडिया उनसे इंफॉर्मेशन कनेक्ट करेगा। जैसे हमारे अलग अलग लिसनिंग स्टेशंस हैं, सीशेल्स में है, मेडागास्कर में है, मॉरिशस के रियूनियन आइलैंड्स में है, और इनके थ्रू हम आसपास की पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। ये ग्रीन डॉट्स सारे वो डॉट्स हैं जहां पर या तो पायरेसी की गई है या फिर अटेम्प्ट की गई है एटलीस्ट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। चाइनीज वेसल्स आएंगे, वो पता चल जाएगा। और साथ साथ ये सारी इंफॉर्मेशन फ्यूज होती है गुड़गांव के अंदर, भारत का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वहां पर। ये जस्ट कुछ साल पहले ही डेवलप किया है इसी टाइप की एक्टिविटी के लिए। अब क्वाड ये बोल रहा है कि हम इस आईएफसी सेंटर के थ्रू इस डोमेन अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे, बट कितना बढ़ा पाएंगे, अगेन दैट्स अ थिंग टू बी सीन। अलग अलग पोर्ट्स हैं जो इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं, और साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो हमारे एसेट्स हैं वो भी यही कुछ काम करेंगे। कुछ फॉरेन कंट्रीज भी हैं, जैसे अमेरिका की जो प्रेजेंस है डियागो गार्सिया आइलैंड्स में, वो भी यही टाइप का काम करेगी, जिससे कि क्वाड का एक इंटरेस्ट आ जाता है इस रीजन में, क्योंकि यूएस यहां पर बैठा है एट द मिडिल ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो इस टाइप से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, अभी के टाइम पीरियड में जहां यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही यूएस और इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही ये अनाउंस कर देते हैं कि हम अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। अब ये अफगानिस्तान से भागेंगे, अचानक से तालिबान आएगी, और इंडिया जैसी कंट्रीज के इंटरेस्ट का ये ध्यान नहीं रखते, वहां इंडिया परेशान होता है। फिर यूक्रेन वॉर के टाइम पीरियड पे यूएस हमें बोलता है कि आप कच्चा तेल मत खरीदो रशिया से, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करो, वहां कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आता है। खालिस्तान वाले मुद्दे पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इसको अपने पार्लियामेंट में रेस करते हैं,
और बाद में यूएस भी इस डिबेट में पड़ जाता है कि हमारा कोई खालिस्तानी है पन्नू जिसको इंडिया ने मारने की कोशिश की, इंडियन एजेंट्स ने मारने की कोशिश की। अब ऐसे ही फिर पाकिस्तान में जो अननोन गनमेन्स की किलिंग होती है वो ब्रिटेन के टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में हाईलाइट की जाती है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इतने साल से चल रहा है और किसी न किसी मैटर पर इंडिया एक असर्टिव स्टैंड प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया चाहे इंडियन ओशन रीजन हो या पूरा इंडो पैसिफिक हो, इंडिया कभी भी किसी भी कंट्री के लिए एक स्विंग स्टेट की तरह एक सेकेंड ऑप्शन के लिए यहाँ पर रोल नहीं रखता। इंडिया को चाहिए अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपने सारे डिसीजंस में, और यहाँ पर एक डिवाइड आता है। ऐसे ही आप देखो, इसके आगे फ्री एंड ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बट जैसा हमने देखा है नेशनल इंटरेस्ट ही प्राइमरी इंटरेस्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक कंट्री के लिए, और ह्यूमन राइट्स या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये कहने की होती हैं। ये हर कोई बताता है यूएस के बारे में। इनफैक्ट यहाँ पर क्राइसिस यूएस ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी है और यूएस जापान के बीच में भी है कहीं ना कहीं। देखिए, जापान को यूएस ने बहुत टाइम तक मदद की है, लेकिन आज जापान इस बढ़ते हुए चाइना की वजह से परेशान है और कहीं पर भी यूएस के जो एफर्ट्स हैं वो सब्सटैंशियल नहीं दिख रहे हैं। सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ इशू है। देखिए, यूएस की खुद की इतनी अंदर की प्रॉब्लम्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ एंगेज करने में थोड़ा सा कॉशियस रहता है। चाहे क्वाड को थोड़ा सा इन्होंने साइड करके ऑकस बना दिया, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का एक ग्रुपिंग बना दिया और साथ में मिलकर, और इन्होंने सोचा हो कि हाँ हम साथ में मिलकर यहाँ कैसे न कैसे करके चाइना के इंटरेस्ट को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपने मिनरल रिसोर्सेस, अपने जो इकोनॉमिक फायदा है वो भी तो करवाना है, वो सब चीजें इनको बेचनी है चाइना को, इनके नॉर्दर्न नेबर को। अब उसके लिए इनको ऑस्ट्रेलिया, इनको यूएस और चाइना को बैलेंस करना पड़ता है, और दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया भी काफी कॉशियस रहता है। यहाँ कुछ और भी चीजें हुई आज की टोक्यो की मीटिंग में, जैसे टेररिस्ट अटैक। इन्होंने कंडेम किया टेररिस्ट अटैक को, 26/11 के पठानकोट वाले अटैक्स को। ठीक है, आपने कंडेम किया, लेकिन आप देखो कितने अभी तक जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं। इंडिया के ऊपर पुलवामा के अटैक्स होते हैं 2019 फरवरी में, उसके बाद इंडिया बालाकोट की एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन यहां पर कोई भी और कंट्री, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी और के स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है। ये एक प्योरली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट है। हाँ, शैडोज में है, हाइब्रिड वॉर है, पाकिस्तान डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है, अपने मिलिटेंट्स के थ्रू कर रहा है, टेररिस्ट के थ्रू कर रहा है, बट इट्स अ कन्फ्लिक्ट विच इज मोर और लेस बायलैटरल। इंडिया इसको इंटरनेशनलाइज कर चुका है टेररिज्म के मुद्दे से, बट स्टिल यूएस का सपोर्ट पूरा पूरा यूनिलैटरल नहीं है। यहाँ पे कहने को एक बोलते हैं कि हाँ हम पाकिस्तान का सिक्योरिटी असिस्टेंस विड्रॉ करेंगे, लेकिन जैसे ही इनको चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, तो जैसा मैंने कहा नेशनल इंटरेस्ट इज मोर सुप्रीम, वही होगा। सेम अगस्त 2019 में भारत ने क्या किया, कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को संभालने के लिए पुलवामा और बालाकोट को देखते हुए हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस टाइम पीरियड पर चाहे अमेरिकन डेमोक्रेट्स हो चाहे यूरोप के डेमोक्रेट्स हो, सबने कहीं ना कहीं इंडिया पर कंसर्न जाहिर किए कि इंडिया ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यहां पर ये सिनेरियो है कि व्यू पॉइंट्स भी बहुत डिफरेंट है। यूएस वांट्स टू प्रीच डेमोक्रेसी, यूरोप वांट्स टू प्रीच डेमोक्रेसी, लेकिन हम उस प्रीचिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वी डोंट एक्सेप्ट इट, वी थिंक दैट आर इंटरनल मैटर्स आर प्योरली इंटरनल मैटर्स। ऐसे ही इन्होंने कुछ ग्रुप्स की बात की है कि अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। अगेन ये भी एक प्लेकेटिंग एक्शन है, इंडिया को प्लेकेट करने के लिए बनाया गया। अब यहाँ इन्होंने अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम लिए और आईसिस, दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुप्स के साथ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के भी ग्रुप्स के नाम लिए। बट क्या ये इनके खुद के इंटरेस्ट के लिए? क्योंकि अब दुनिया को ये रियलाइज हो रहा है कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट दोनों का जो डिफरेंस है वही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है और वही कंट्रीज के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, चाहे वो यूएस जैसी कंट्रीज हो। तो क्या ये सिर्फ इसलिए है या फिर ये वाकई इंडिया के इंटरेस्ट के लिए है? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ट्रंप के आने के बाद जब से बाइडेन आया है तब से इन बैड टेररिस्ट पे ज्यादा कुछ एफर्ट्स लिए नहीं गए। डेमोक्रेट्स इन टेररिस्ट को प्राइमरली इग्नोर भी कर देते हैं बहुत बार। इनफैक्ट बाइडेन का पूरा फोकस क्वाड से हटके यूक्रेन वॉर की तरफ था, और अब इजराइल हमास का इशू चल रहा है तो वहां पे होगा। गजा में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स वहां होगा। तो अगेन इनके जो फोकस है वो शिफ्ट होते रहते हैं, तो यहाँ ये वाला भी डिनाई हो गया। अब कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्होंने कंट्रीज को अर्ज किया है कि आप अपने टेरिटरी को टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरह यूज नहीं करोगे। ये इंडिया का प्रेशर है जिसकी वजह से इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में। हो सकता है ये इंडिया ने ही परस्यू किए हों इस टाइप के स्टेटमेंट्स के लिए, ताकि हम अग्री कर सके जो यूएस कह रहा है।
हम इस टाइप के स्टेटमेंट्स यहाँ पर पुश करेंगे और यूएस इस टाइप के स्टेटमेंट्स यहाँ पे पुश करेगा। जैसे यूक्रेन वॉर में इतना कुछ हुआ है, वहां पर शांति लाओ, ऐसे म्यांमार में कंफ्लिक्ट हो रहा है, वहां पे शांति लाने की कोशिश करो, डेमोक्रेसी की प्रीचिंग। और ऐसे यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है गजा में, उसके लिए हॉस्टेजेस को रिलीज करो, प्रोलॉन्ग सीज फायर करो। ये साफ साफ एक क्विड प्रो को दिखाई दे रहा है। बट क्या इससे वाकई इंडिया के इंटरेस्ट इंश्योर होते हैं क्वाड के थ्रू? दैट इज स्टिल टू बी सीन। यहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस की बात की है। देखिए HADR एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवन इंडिया की भी पॉलिसीज में, क्योंकि जहां भी इंडियन ओशन में हमारे इतने एसेट्स हैं ना, हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड के, जहां पर भी कोई डिजास्टर होता है हम लोग पहुंच जाते हैं वहां पर असिस्टेंस लेके। इनफैक्ट एक इतनी दूर कंट्री है मेडिटेरियन में, टर्की में यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, अर्थक्वेक आया था, हम पहुंच गए थे वहां पे पहले ऑपरेशन दोस्त कंडक्ट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। बट इंडो पैसिफिक के रीजन में अगेन HADR की एक्टिविटीज के थ्रू ही वैसे तो क्वाड बनाया गया, बट ये हार्ड पावर का कोई कोर कंपोनेंट नहीं है। अगेन HADR से आप चाइना को कैसे टैकल करोगे? जो क्वाड का मेन फोकस है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए था, एक्सप्रेशन के लिए था, ये फ्री इंक्लूसिव ओपन इंडो पैसिफिक के लिए था। लेकिन ये कुछ साइड के कंसर्न्स हैं, छोटी छोटी कंट्रीज को, आसियान देशों के, ये हेल्प कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज नॉट ए कोर ऑब्जेक्टिव। तो ये भी डिनाई हो गया, ये भी रेफ्यूट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या यहाँ पर स्टैंड्स है, कैसे इंडिया चाइना को टैकल करता है। अगर हम क्वाड पे रिलाई नहीं करते तो आखिर हम चाइना को टैकल कैसे करते हैं, और एस जयशंकर ने यहाँ पे चाइना के बारे में क्वाड के इस मीटिंग की साइडलाइंस में क्या कहा है। तो अब हमने देखा कि कैसे क्वाड एक टॉक शॉप की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब अगर ऐसा है तो क्या इंडिया क्वाड पर रिलाई करेगा चाइना से लड़ने के लिए? नहीं। तो इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा? इसी क्वाड की मीटिंग की साइडलाइंस में चाइना और इंडिया यहाँ पर मीट किए, हमारी तरफ से एस जयशंकर और चाइना की तरफ से वांग यी मीट किए। तो यहाँ एस जयशंकर ने हाईलाइट किया कि इंडिया और चाइना के जितने भी इश्यूज हैं हम बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, हम किसी भी थर्ड पार्टी को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। देखिए, जब भी यहाँ पर किसी छोटी पावर और बड़ी पावर का कंफ्लिक्ट होता है, बिग पावर स्मॉल पावर, तो एक सिंड्रोम निकल के आता है जिसे बिग पावर स्मॉल पावर सिंड्रोम कहते हैं। आखिर ये है क्या? देखिए, बड़ी कंट्री ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर में भी ऑल्सो। और छोटी कंट्री के पास रिसोर्सेज कम है। तो छोटी कंट्री ये सोचेगी, जो साइज में छोटी है, इकोनॉमी में छोटी है, मिलिट्री में छोटी है, कि मुझे एक्सटर्नल जो 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 पावर्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको एंगेज करना चाहिए। जैसे यूएस को बीच में ले आओ, ऑस्ट्रेलिया को बीच में ले आओ, यूनाइटेड नेशंस को बीच में ले आओ। ये इंडिया और पाकिस्तान में भी बार बार हुआ है। पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर में इन्वेड किया और हम इस इशू को यूनाइटेड नेशंस पे ले गए इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन उसके बाद से कश्मीर को डायरेक्टली पाकिस्तान किसी न किसी प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनलाइज करता है और एक्सटर्नल कंट्रीज की हेल्प लेने की कोशिश करता है। सेम साउथ एशिया में जितने भारत के छोटे छोटे नेबर्स हैं, ये 1970s और 80s में हमसे बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे। इनको लगता था कि भारत एज अ बिग ब्रदर इनको खा जाएगा। तो ये सार्क बना दिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और यहाँ सार्क में ये सारे इश्यूज इस टाइप से हाईलाइट करते थे ताकि ये सारे मिलकर कहीं ना कहीं इंडिया को बैलेंस कर सके। तो ये एक टेक्निक होती है स्मॉल पावर बिग पावर सिंड्रोम के हिसाब से। बट इंडिया इस टेक्निक को चाइना के टर्म्स में नहीं लाना चाहता है, बिकॉज इंडिया को पता है कि इंडिया का जो भी डिफेंस है वो उनके इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू ही होगा। और हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा है। 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, तब हमने यूएस को इनवाइट किया, यूके की मदद मांगी, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि यूएस और यूके जैसी कंट्रीज अपना स्टैंड बदल लेती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इन्होंने चाइना से दोस्ती कर ली जस्ट बिकॉज इनको सोवियत यूनियन को हराना था कोल्ड वॉर में। तो हम तभी समझ गए थे हिस्ट्री में कि भैया एक्सटर्नल पावर्स को तो चाहे जो हो जाए दूर रखो। अब चाइना और इंडिया के बॉर्डर में बहुत सारे इश्यूज हैं। ये एरिया आप देख ही रहे होगे, अक्साई चिन का एरिया है। ये 1962 में ही चाइना ने हमसे वॉर करके एक्वायर कर लिया। और चाइनीज तो अरुणाचल भी एक्वायर कर लेते क्योंकि इसको ये साउथ चाइना का हिस्सा मानते हैं, साउथ तिब्बत का। लेकिन ये सडनली विड्रॉ कर गए थे जब इन्हें लगा कि अब विंटर्स आ रही हैं, हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ये विड्रॉ कर लिए। अब यहाँ और यहाँ इसलिए डिस्प्यूट्स हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में, लेकिन आज के टाइम पीरियड में सेंट्रल सेक्टर में भी डिस्प्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग ये छोटा सा ट्राई जंक्शन
यहाँ पर इंडिया, चाइना और भूटान के यहाँ पर डोकलाम ट्रांजैक्शन, जिसमें 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पर गलवान, आपको पता ही है गलवान रिवर की वैली है जहां पर क्लैशेस हुए 2020 में, जहां इंडियन 20 सोल्जर्स मारे गए। अब उसके बाद से इंडिया और चाइना में टॉक्स होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद इंडिया बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है। कोविड टाइम पीरियड, पैंडेमिक को हमने यूटिलाइज किया यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और अभी भी ये वर्क इनफैक्ट यहाँ पर कंटिन्यूड है। यहाँ हमने हिमाचल के स्पीति डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख के लेह से कनेक्ट करने के लिए एक शिनकुन ला टनल बनाया है। ये इस बार ही हमने कारगिल दिवस पर इनॉग्रेट किया था, जस्ट कुछ दिन पहले। और इस तरफ कुछ महीने पहले हमने तवांग को ग्रेटर अरुणाचल से कनेक्ट करने के लिए सेला टनल बनाया था, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे फोर्सेस कहीं ना कहीं से टाइम पर पहुंच सके चाइना से लड़ाई करने के लिए। अब ऐसे ही अलग अलग लेवल पर टॉक्स हुई हैं हमारी, और ये अभी भी कंटिन्यूड है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, 10th राउंड ऑफ टॉक्स, 20th राउंड ऑफ टॉक्स, अभी तक 23 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन इनसे कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं निकला है। पीस पर अग्रीमेंट होना या इंक्रीमेंटल डिस्गेजमेंट होना, कंटिन्यूड कम्युनिकेशन, ये कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट एम्प्टी वर्ड्स, राइट। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी या हमारी आत्मनिर्भरता से ही हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई वी आर नॉट रिलाइंग कंप्लीटली ऑन क्वाड। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्वाड कंप्लीटली हमारे लिए यूजलेस है? क्या इसको अबैंडन कर दे? नहीं, आप इंटरनेशनल स्फीयर में कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अबैंडन नहीं किया करते। क्वाड की यूटिलिटी है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने के लिए, नए एरियाज, फ्रंटियर्स को यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन, हेल्थ सिक्योरिटी के मेजर्स के लिए, नए नए स्फीयर्स के लिए रेलेवेंट है। जैसे मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है, स्टेम एजुकेशन में इंडिया को इनसे हेल्प मिल सकती है। इंडिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्वाड की हेल्प ले सकते हैं, क्वाड की ग्रुपिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कैपेसिटी वही हमें हेल्प करेगी जो हम खुद इंटरनली डेवलप करेंगे। तो इसी डिस्कशन के साथ मैं आपको यहीं पर लीव करती हूँ। अगर आपका कुछ ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्सेस में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड पीपल। थैंक यू सो मच।